साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और हल्ला बोल में आज बड़ी खबर के साथ, जी हां, एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ आज तक के पास है कि जो मंत्रिमंडल में बड़ी फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है उसमें 6 कैबिनेट मंत्री ले सकते हैं शपथ। 6 नए कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। आज तक की एक्सक्लूसिव जानकारी है, गुरुवार को हो सकता है शपथ ग्रहण। और इसी के साथ आपको बता दें, आज तक की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 6 नए कैबिनेट मंत्री, 20 से ज्यादा नए चेहरों को मिल सकती है। जगह सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 नए कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। गुरुवार सुबह हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। जो चेहरे हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मौजूदा मंत्रालय में कौन से मंत्री के पास कितने मंत्रालय, 6 नए कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो कौन कौन से मंत्रालय उन्हें मिल सकते हैं, कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं। सबसे ज्यादा नजर इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने की थी। उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ा और यहां पर सरकार बनी बीजेपी की, एक बड़ा सिला उन्हें इसका मिल सकता है। तो गुरुवार सुबह 10:30 बजे हो सकता है विस्तार और 6 कैबिनेट मंत्री। और अब बारी है, हम आपको दिखाएंगे, आइए एक एक करके क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले मौजूदा स्थिति में जरूरत क्यों पड़ी, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि यह है इस वक्त सिला, मंत्री एक विभाग अनेक। और इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं मेरे टेबल पर, 21 मंत्रियों के पास 52 मंत्रालय हैं। 21 मंत्री हैं और 52 मंत्रालय उनके पास हैं। तो सबसे पहले नाम आता है तोमर जी का। नरेंद्र तोमर के पास, एक कैबिनेट मंत्री के पास फिलहाल 4 मंत्रालय हैं। अब अगली कड़ी दिखाइए। अब हम आपको दिखाएंगे 5 ऐसे कैबिनेट मंत्री जिनके पास 3-3 मंत्रालय है। रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, देखिए ये तमाम, प्रहलाद जोशी, 5 के पास 3-3 मंत्रालय फिलहाल हैं। यानी सुपर जंबो आप कहिए इन सभी को, ये वो मिनिस्टर्स है, भारी भरकम मिनिस्टर्स जिसे आप कह सकते हैं। एक राज्य मंत्री के पास 4 मंत्रालय वाले जितेंद्र सिंह भी हैं, क्योंकि ये MOSB इसमें शामिल है, राज्य मंत्री हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं एक राज्य मंत्री के पास 4 मंत्रालय। अब अगला दिखाइए, एक राज्य मंत्री संजय धोत्रे जिनके पास 3 मंत्रालय हैं। ये सब इसीलिए हम कह रहे हैं भारी भरकम मिनिस्टर्स हैं, जिनके पास 3 मंत्रालय है, जिनके पास 4 मंत्रालय है, मंत्री एक है। रैशनलाइजेशन, यानी क्या इसका संतुलन बनाने की कोशिश होगी, पहल की जाएगी। तो सबसे पहले रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हैं, संचार मंत्रालय इनके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, 3-3 भारी भरकम मंत्रालय लेकर बिहार वाले रविशंकर प्रसाद फिलहाल हैं। तो नजर है कि क्या यहां पर रैशनलाइजेशन उनके मिनिस्ट्रीज का हो सकता है। अब इसके बाद अगला चेहरा हम आपको दिखाते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य, भू विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 3 मंत्रालय इनके पास है। अगला चेहरा दिखाइए। जो अगला चेहरा है, ये 3-3 मंत्रालय वाले मिनिस्टर्स हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे, उपभोक्ता मामले, वाणिज्य और उद्योग, ये सब बतौर कैबिनेट मंत्री 3 भारी भरकम मंत्रालय आप कह सकते हैं फिलहाल पीयूष गोयल के पास है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास, जैसा कि हमने आपको बताया, कृषि, 4 मंत्रालय वाले हैं ये तो मिनिस्टर। कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, खाद्य प्रसंस्करण, ये इनके पास 4 मंत्रालय हैं नरेंद्र सिंह तोमर के पास। तो ये कुल मिलाकर ऐसे मंत्री हैं जिनको हम भारी भरकम मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। खनन, कोयला, संसदीय कार्य मंत्री, सभी 3 मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ और ऐसे दिलचस्प आंकड़े जो मौजूदा इन सब से आपको समझ में आएगा कि आखिर ये मंत्रिमंडल में फेरबदल, ये विस्तार क्यों हो रहा है। तो देखिए, जितेंद्र सिंह का भी हमने राज्य मंत्री के तौर पर आपको दिखाया ना। PMO, ग्रामीण विकास, पर्सनल, लोक शिकायत, पेंशन, इसी के साथ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ये तमाम मंत्रालय इनके पास है। एक और चेहरा संजय धोत्रे का हमने आपको दिखाया था, 3 मंत्रालय इनके पास हैं। संचार, शिक्षा, ये भी राज्य मंत्री हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, बतौर राज्य मंत्री आपने देखा कि इतने सारे मंत्रालय इनके पास हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है। अब हम आपको बता सकते हैं कौन से वो चेहरे हो सकते हैं शामिल। तो सबसे पहले नाम आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। अब देखिए, पिछले साल मार्च में कांग्रेस छोड़कर आए, लंबा इंतजार रहा, बात बात पर इन पर टॉन्ट करते थे कांग्रेस पार्टी के नेता कि इनको अभी तक तो आए हैं, मंत्री पद तक नहीं दिया है। तो क्या उनका इंतजार खत्म होगा? पिछले साल मार्च में कांग्रेस छोड़कर आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर्बानंद सोनोवाल,
इन्होंने कुर्सी खाली की ना, एक तरह से पहले चीफ मिनिस्टर थे सिटिंग, लेकिन जब उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए सीएम की कुर्सी खाली की तो जो बलिदान दिया, क्या उसका इनाम यहां पर मिलेगा? काम आए इनाम उन्हें मिलेगा क्या? हरदीप सिंह पुरी राज्य मंत्री हैं, ये भी देखिए, नागरिक उड्डयन, स्वतंत्र प्रभार, वाणिज्य और उद्योग, इनके पास भी तीन मिनिस्टर्स हैं। मंत्रियों का भार कम करना, एक वजह क्या क्या है वही हम आपको बता रहे हैं। मंत्रियों का भार कम करना में नरेंद्र सिंह तोमर के भी ये 4 मंत्रालय जिनको लेकर कम हो सकता है। हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद जो जगह खाली हुई है उसको लेकर भी चर्चा है। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही दिखाई दे रही है। ये वो तमाम वजह हैं। पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री हैं, रेलवे भी संभाल रहे हैं, मंत्रियों का भार कम करना जो एक बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है अलग अलग मंत्रियों की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अगर ये मंत्रालय बंटते हैं, इनके हाथ से खिसकते हैं, तो दूसरों को मिलेगा। ये 4 जो मिला हुआ है इनको, वो भी हमने आपको दिखा दिया। अश्विनी चौबे वैष्णव, माफ कीजिएगा, अश्विनी वैष्णव ये उड़ीसा से हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। नए चेहरों को मौका अगर देना चाहती है सरकार तो अश्विनी वैष्णव पर भी नजर है। अब विजयंत पांडा देखिए बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और ये भी बीजेडी छोड़कर, और एक अलग तरीका है इनका, मीडिया में भी लोगों से काफी घुले मिले हैं और एक अलग उनकी भूमिका है दिल्ली की पॉलिटिक्स में, तो वो भी उनको सिला मिल सकता है। प्रीतम गोपीनाथ मुंडे बीड से सांसद हैं, क्या इनको भी नए चेहरों में मौका मिलेगा? ये अलग अलग चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। नारायण राणे कद्दावर नेता है महाराष्ट्र के और ये तो दिल्ली पहुंच भी गए हैं, हम आपको तस्वीरें भी सुनाएंगे, ये लोग क्या कह रहे हैं ये भी दिखाएंगे। तो नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, क्या उनको भी मौका मिल सकता है? नए चेहरों को मौका जो मिलेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब राजीव रंजन, देखिए जेडीयू के कोटे से कितने लोग मंत्री बनते हैं, क्योंकि जेडीयू की जो भूमिका रही है, माना जा रहा है कि 3 से 4 वो चाहते हैं कि मंत्री उनके शामिल हो सरकार में। बिहार और यूपी के सहयोगियों को तो खूब सारी, और इसीलिए हमने नाम दिया है काम आए इनाम पाए। देखिए अनुप्रिया पटेल जो छोटे दलों के साथ गठबंधन यूपी इलेक्शंस के पहले बीजेपी कर रही है, उसमें ये सब जो झोली में जिनके मिल सकता है, प्रवीण निषाद, संजय निषाद के बेटे हैं और ये तो बीजेपी के ही टिकट पर इस बार चुनाव लड़े थे, तो ये भी इनको भी मिल सकता है एक सीट। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है और इसी के साथ हम आपको बता दें कि रामविलास पासवान हो या फिर हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, ये तमाम मंत्रालय खाली भी हुए हैं, तो ये सभी लोग जो जगह बन रही है उसकी वजह से भी ये विस्तार, ये फेरबदल मंत्रिमंडल का जरूरी हो गया। अब आइए हम आपको दिखा देते हैं 3 तस्वीरें और साथ ही सुनाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा पूजा पाठ करके निकले हैं और दिल्ली रवानगी से पहले उन्होंने पूजा की, उसके बाद वो दिल्ली पहुंच भी गए हैं। अब सर्बानंद सोनोवाल, ये भी जैसा कि हमने आपको कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली की हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए, तो माना जा रहा है इनको मिल सकता है, ये भी दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली पहुंचे हैं। नारायण राणे भी महाराष्ट्र वाले। अब आइए आपको सुनाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, सबने मुंह पे चुप्पी फिलहाल लगाई हुई है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन जब उनसे पूछा गया ये सवाल तो कैसे वो दाएं बाएं इस मुद्दे पर कर रहे थे, सुन लीजिए। 3 दिवस के दौरे को समाप्त करके मैं अभी तशरीफ पहुंचा। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को मैं एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर 15 दिन पहले आज कोई विशेष कारण आने का, आज कोई विशेष मंत्री से कम मिल रहा है। देखिए एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे, आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? तो सुना आपने, दोनों ही अपनी तरफ, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसके पीछे हम आपको आज प्रधानमंत्री की एक पुरानी बात भी जरा सुनाएंगे। प्रधानमंत्री ने दूसरी बार शपथ लेते हुए जब वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, सांसदों को संबोधित कर रहे थे, तो बड़ी दिलचस्प बात इस बारे में बोली थी। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं राजनाथ सिंह, उनसे भी मंत्रालयों के फेरबदल पर आज सवाल पूछा गया, वो भी दाएं बाएं करते रहे। 8-9 सेकंड का ही है, जल्दी से सुन लीजिए। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता जुड़ गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु चावला जी, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शशि शेखर जी, एक बहुत दिलचस्प जो हिस्सा है प्रधानमंत्री के बयान का, वो मैंने निकाला है।
जब दूसरी बार वो शपथ लेकर उसके बाद से तमाम सांसदों को संबोधित कर रहे थे, गौरव जी को भी अच्छा लगेगा सुनने में, और सुप्रिया जी को तो अच्छा लगेगा ही। वो कहा था ये छपास और लिखास की जो बीमारी है दिखास की, इससे बचिएगा, और कोई पत्रकार फोन करके कहेगा कि आपको ये मंत्रालय मिलने वाला है, तो बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। पहले सुना देते हैं अपने दर्शकों को, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा था। वाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते 2 चीजों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे 2 चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखास। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को बचा सकते हैं। कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए ऑफिशियल जब आए, तब भी वेरीफाई कीजिए। तो आपको अगर फोन आ भी जाए तो भरोसा मत कीजिएगा। ये बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा था जो प्रधानमंत्री के उस भाषण का था। उन्होंने कहा था कि अलग अलग तरह की दिखास और छपास की बीमारी रहती है, उन सब से दूर रहिए, काम पर ध्यान दीजिए, मेरे लिए सब बराबर हैं। दिलचस्प था, वहां पर आपको कई सारे सांसद दिख रहे थे जो पार्टी से अलग भी, इस गठबंधन से अलग भी हो गए हैं। कई लोग हैं, तमाम लोग। गौरव जी, आपसे कुछ पूछा जाएगा तो कुछ प्रकाश डालेंगे। ये जो आपने भारी भरकम मतलब 3-3, 4-4 मंत्रालय एक एक मंत्रियों को दिया हुआ है, कुछ रैशनलाइजेशन इसका होगा या फिर काम आए, इनाम पाए? जिसे कांग्रेस कहती है आपने तोड़ दिया, उनको अपनी सरकार बनवा ली, तो ज्योतिरादित्य जी को इनाम देना ही है। वहां सर्बानंद सोनोवाल को आपने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया इस बार, तो उनको मतलब इनाम वाला मामला है क्या इस बार? अंजना जी, सबसे पहले तो जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। और उनके प्रकाश के सामने एक प्रवक्ता आके अगर अपने दिए जैसे प्रकाश की कोशिश करेगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अंजना जी, आपने जो एक बात कही, मैं आपको बता दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जनता का हित सर्वोपरि है। और आप भी ये देखेंगी कि संविधान में जो अनुच्छेद 74 है, वो प्रधानमंत्री को, प्रधान सेवक को कैप्टन की भूमिका देता है। कैप्टन को अच्छा खेलना होता है, और जनता को हम कैसे सशक्तिकरण करें, महिला सशक्तिकरण करें, युवाओं की बात, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनकी बात, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़े, ये सरकार का मकसद रहता है। और जो कैप्टन है वो अपनी टीम चुनता है। तो मैं ये समझता हूं, जब आपने नाम लिए हैं, उन नामों पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो NDA 2 की सरकार रही है, इसने वो कर दिखाया है ऐतिहासिक जो किसी ने नहीं किया है। जैसे अनुच्छेद 370 का संशोधन, राम मंदिर का बनना, CAA, ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाना, आगे भी गति भी सही रहे और दिशा भी सही रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबसे ज्यादा योग्यता वाले, ईमानदार, कर्तव्य परायण लोग होंगे, उनका चुनाव करेंगे। और हमारी पार्टी में और भारत के जो देशवासी हैं, उनकी आस्था श्री नरेंद्र मोदी जी में अडिग है। तो जो भी फैसला होता है, कुछ ही घंटों की बात है, जैसा आपका चैनल कह रहा है, सभी उसका स्वागत करेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, मैं आ रही हूँ। मुझे पता है आपके पास पूरी तैयारी है, पेन वेन लेकर आप बैठी हैं, अभी एक एक चीज का हिसाब लेंगी, लेकिन अभी सब हवाई बात ही हो पाएगी शशि शेखर जी। हाँ, हम लोग ये आकलन कर सकते हैं कि क्या इनाम मिल पा रहा है, क्योंकि इस सरकार में तो एक ही 2 लोग हैं जो पूरी बात जानते हैं और किसे क्या मिलेगा, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं। राहुल कंवल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको इस वक्त? अब से कुछ ही देर पहले एक उच्च स्तरीय ब्रीफिंग हुई, ऑफ रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा, जिसमें जानकारी दी गई कि इस कैबिनेट रिशफल से क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या दिशा है, क्या दशा है, और मोदी सरकार क्या मैसेज भेज रही है। उसके बारे में मैं पहली बार अपने दर्शकों को आज तक पर अब जानकारी देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि कई सारे टेक्नोक्रेट्स को, यानी कि पूर्व IAS अधिकारियों को अहम भूमिका में सरकार में लाया जा रहा है, ताकि जो सरकार की योग्यता है अपनी पॉलिसीज़ को, अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो बढ़े। साथ ही साथ
सरकार की कोशिश है कि ये मैसेज जाए कि ये दलितों की, आदिवासियों की और ओबीसीज की सरकार है। इस कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद कुल मिला के 25 ओबीसीज, ये एकदम ठोस जानकारी सरकार के भीतर से ही हमें मिली है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुल मिला के 25 ओबीसीज इस सरकार के इस नए कैबिनेट में हो जाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव बेहद नजदीक है, तो ये कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश की हर जो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है और हर जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, वहां के चेहरों को इस कैबिनेट में जगह दी जाए। साथ ही कुछ मुख्यमंत्री जो हैं, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे सरबंदा सोनोवाल हैं, उन्हें लाया जा रहा है, और कुछ जो लंबे वक्त तक राज्य सरकारों में अहम मंत्री रह चुके हैं, उन्हें लाया जा रहा है, जिनके जरिए सरकार ये मैसेज भेज रही है कि हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट्स में एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को चाहते हैं। साथ ही साथ कुल मिला के कुछ नए चेहरे आएंगे, जिससे जो एवरेज एज है सरकार की, वो फिलहाल की तुलना में कम हो जाएगी। और साथ ही साथ MBAs, PhDs, पोस्ट ग्रेजुएट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर सरकार के सूत्र हमें बता रहे हैं कि खास ध्यान दिया गया है, ताकि बहुत पढ़े लिखे लोग, जो कि मोदी जी की जो प्रायोरिटीज हैं, उन पर बहुत स्पीड से काम सकें। तो ये कुल मिला के वो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है जिसके तहत काम हुआ है, और बहुत जल्द उसके नतीजे पूरा देश देखने वाला है। धन्यवाद आपका। राहुल कंवल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी जानकारी यही है जो हम आपको एक एक करके जल्दी से बता दें कि एक तरफ युवा चेहरों को शामिल करके एवरेज एज घटाने की कोशिश होगी, पहल होगी, तो दूसरी तरफ देखिए यूपी में चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव हैं, यूपी पर खास नजर है। ऐसे में सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि जो गरीब तबका है, जो ओबीसीज हैं, जो दलित्स हैं, उनका प्रतिनिधित्व कुछ इस अंदाज में कराया जाए इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए कि एक मैसेजिंग उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दिया जाए। प्रभु चावला जी भी अब हमारे साथ, हमारे कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप के जुड़ गए हैं। जल्दी से जरा रुक कर लेते हैं एक बार सुप्रिया श्रीनेत जी का, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। सुप्रिया श्रीनेत जी, एक कोशिश है, एक पहल है सरकार की तरफ से, किस तरह से आप देख रहे हैं? और देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया या किसी और को भी, अभी किसी के नाम पे भी कंफर्मेशन तो है नहीं, हवाई बातें, लेकिन ये सब लोग दिल्ली का रुख कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और जानकारी है कि अध्यक्ष जी से भी मिल सकते हैं ये लोग। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि सरकार चलाना है, और अपने अपने तरीके से वो उसका फायदा उठा रहे हैं, जो काम आए वो इनाम पाए। मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। ये प्रोरोगेटिव प्रधानमंत्री जी का, ये प्रोरोगेटिव सरकार का है कि वो कितने लोगों को अपनी कैबिनेट में रखना चाहे, कितने ना रखना चाहे। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी कि जब वो सरकार बना रहे थे तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे। आज जमीनी हकीकत यह है कि कितनी भी मैक्सिमम गवर्नमेंट आप कर डालिए, गवर्नेंस जीरो हो चुकी है। मैं तो सिर्फ 2-4 सवाल पूछना चाहती हूँ, और ये देश हित में पूछना चाहती हूँ। इससे कांग्रेस का क्या लेना देना, इनकी सरकार ये जिसको मंत्री बनाए। मेरा सवाल यह है कि ये जो म्यूजिकल चेयर जैसी फेरबदल किया जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, देश को इससे क्या मिलेगा? क्या जो फेल्ड मंत्री हैं, और उसमें थोड़ा सा तो ये दांत तले उंगली दबानी पड़ेगी कि एक लंबी लिस्ट है फेल्ड मंत्री की, चाहे वो इकोनॉमी फेल हो गई हो, चाहे वो रोजगार के कगार पर सरकार फेल हो, चाहे वो हेल्थ मैनेजमेंट में कोविड के दौरान फेल हो, चाहे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट में फेल हो, चाहे महिला सुरक्षा में फेल हो, चाहे टेलीकॉम IT में फेल हो गई हो कंट्री, चाहे किसानों की समस्या हो। ये सारे जो फेल्ड मंत्री हैं, इन लोगों के साथ क्या होगा? इनको पुरस्कृत किया जाएगा, इनको हटाकर दूसरों को लाया जाएगा, छाटका कटी होगी? ये भी मैं जानना चाहती हूँ। और अंजना जी देखिए, मूल मुद्दा एक ही है, ये सरकार 1.5 लोग चलाते हैं, एक मोदी जी और आधे अमित शाह जी। तो कोई आए कोई जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार चलाने वाले 1.5 लोग हैं। जिन मंत्रियों को अपने OSD और PA रखने की स्वतंत्रता नहीं है, उनसे क्या बोला जाए, उनसे क्या मांगा जाए? मैं तो सिर्फ ये कहती हूं कि मोदी जी के हाथ ना सेंट्रलाइजेशन है, मॉडल ही दूसरा है। उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव की एक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट में, वही खत्म कर दिया उन्होंने, पार्लियामेंट ही खत्म कर दिया, क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू सरकार चलाना चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो किसी को भी अपनी कैबिनेट में लाएं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या फिर वही एको चेंबर, फिर वही हाँ जी, फिर वही थैंक यू मोदी जी वालों की भर्ती हो जाएगी, या कुछ ऐसे लोग लाए जाएंगे जो समस्या को देकर समाधान ढूंढेंगे, जो समस्या को देकर मुंह में दही और आंखों पर पट्टी नहीं बांध लेंगे, और हाँ जी करके थैंक यू मोदी जी नहीं करते रह जाएंगे, क्योंकि उसी को करके हम गर्त में चले जा रहे हैं। ठीक है, एकदम छोटा सा जवाब, जिसके बाद मुझे जाना है शशि शेखर जी और प्रभु चावला जी के बाद। छोटा सा जवाब गौरव जी, क्या गलत कह रही है वो? देखिए, ऐसा है, जहां तक इन्होंने सेंट्रलाइजेशन की बात करी तो एकदम से मनमोहन सिंह जी की बात याद आ गई, जो फाइल लेके बेचारे सोनिया गांधी जी के पास जाते थे, और जब भी
खुशियों की बात होती है, खीर बनाते हैं तो नमक लेके कांग्रेस के प्रवक्ता आ जाते हैं और यही नमक अगर के जख्मों पे डाल दें तो अभी चीख पड़ेंगे। अरे आप ये बताइए, थोड़ा नमक खाते रहिए, अपच नहीं हो जाएगी, नहीं तो डायबिटीज हो जाती है। थोड़ा थोड़ा नमक खाते रहा करिए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा नमक खाते रहा करिए, नहीं तो डायबिटीज हो जाती है ज्यादा मीठे से। देखिए बीच में बोलने नमक अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए नमक अच्छा रहता है। अरे भारत का नमक खा के आपने तो उस नमक की कीमत भी नहीं अदा करी। भारत का नमक खा के भी आपने भ्रष्टाचार किया। आप तो नमक की बात करिए। आपकी सरकार चल रही है, कब तक मनमोहन जी की याद दिलाते रहिएगा? अब आपको स्टैंडर्ड सेट करना है। विपक्ष चलिए ठीक है, जल्दी से एक बार चलते हैं। प्रभु चावला जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बाइट है, जरा प्रधानमंत्री वाली बाइट एक बार फिर से सुनाइएगा। कई लोगों ने मिस कर दिया था इसको, जरा आप भी सुनिए, फिर उस पर आपकी बात और शशि शेखर जी की बात मैं लूंगी, क्योंकि बड़ा दिलचस्प था। प्रधानमंत्री ने स्पेसिफिकली इसी पर कहा था, इसीलिए किसी पर भी गेस करना बहुत मुश्किल है। एक बार सुनिए, जब वो सांसदों को संबोधित कर रहे थे, क्या कहा था उन्होंने। आडवाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते, दो चीजों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे दो चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखाश। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को बचा सकते हैं। कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए ऑफिशियल, जब आए तब भी वेरीफाई कीजिए। तो प्रधानमंत्री ने शशि शेखर जी कहा था कि ऑफिशियल फोन आ भी जाए तब भी वेरीफाई कीजिए। आज यही हालत है। और देखिए इतने सारे लोग शामिल हो सकते हैं सर, कितनों को फोन आ रहा होगा, कितने लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। मोदी जी की बात 200% सही है। मेरे एक परिचित ऐसे थे जिन्होंने सूट सिलवा लिया था, फोन आ गया था, बस उससे ये गलती हो गई। अपने गृहनगर से चलते हुए उन्होंने ये किसी को बोल दिया और वो अखबारों में छप गया कि वो दिल्ली जा रहे हैं। तो वहां उनकी गड़बड़ हो गई और अचानक उनका नाम कट गया था। वो आज तक मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए। लेकिन आपकी बात को मैं पूरा कर रहा हूं। आपने कहा कि काम आए इनाम पाए। यहाँ दो तरह का मंत्रिमंडल होगा, एक काम आए इनाम पाए, आपने नाम लिया। कुछ ऐसे हैं जो इनाम पाएंगे अभी और काम आएंगे बाद में। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मोदी जी की नजर अभी 7 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश सहित, उस पर नजर है। और उनका एक बड़ा चैलेंज अगले साल ये है कि 7 में से 6 राज्यों में मोदी जी को बीजेपी की सरकार की पुनर्प्रतिष्ठापना करनी है। वहां पे बीजेपी की सरकारें हैं। और जो अभी पिछले चुनावों में थोड़ा ऐसा लगा कि प्रादेशिक स्तर पर क्षेत्रीय छत्रपों की चलती है, तो उनको ये भी अभी तय करना होगा कि बंगाल, गुजरात सहित जो अन्य राज्य हैं वहां पर करिश्मा कायम है। और इसलिए जिनको भी इसमें लिया जाएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि टेक्नोक्रेट वगैरह वगैरह, वो हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो वोट जुटाऊ हों, अनुप्रिया पटेल, निषाद, इस तरीके के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसमें आए। कुछ कांटे ढूंढनी है उनको, जैसे राजभर की एक काट ढूंढनी है, तो राजभर जी दिल्ली पहुंच रहे, सकलदीप राजभर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो ऐसे उनको भी अति पिछड़े। उसके अलावा कहीं न कहीं उनको अपर कास्ट के भी आंसू पोंछने पड़ेंगे, क्योंकि अपर कास्ट उनका वोटर रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश में और गुजरात में अपर कास्ट मैटर करता है जी। तो वो एक सामाजिक समीकरण का ध्यान रखेंगे और अगले 7 राज्यों पर नजर रखेंगे। ये आपको लिस्ट आते ही पता चल जाए। प्रभु चावला जी मैं सुन रहा था, काफी बातें कि टेक्नोक्रेट आएंगे, आईएएस ऑफिसर्स आएंगे। जो आपने कहा छपास और सकार जो दिखाया था, वो पिछले 7 साल में दिखाई दे रही है कि जिनका नाम छपता है, जो मंत्रियों ने अपनी फोटो छापना बंद कर दी। जितने भी विज्ञापन आते हैं, किसी मंत्री का उसके अंदर फोटो नहीं होता। वो एक स्टाइल है उनका करने का। पर मेरा मानना ये, जितना मैं मोदी जी को जानता हूँ, कि उनको अब उसको सोचना चाहिए कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड लोगों को रखेंगे या पर्सनैलिटी बेस्ड कैबिनेट रिशफल होगा। कि हम दोनों चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि जिन्होंने काम किया उनको इनाम दिया जाएगा, और शशि शेखर जी कह रहे हैं कि इनाम अब दिया जाएगा फिर काम देखा जाएगा। मेरे को लगता है परफॉर्मेंस बेस्ड और पर्सनैलिटी बेस्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है मोदी जी के बारे में, जो मैंने देखा पिछले 7 साल के अंदर, कि मोदी की सोच
और मंत्रिमंडल की सोच में कहीं ना कहीं समन्वय होना चाहिए। अगर मोदी की सोच के साथ मंत्री कोई उनकी सोच बैठती नहीं है, उस मंत्री की स्थान मंत्रिमंडल में नहीं है। जो मोदी सोचते हैं, क्योंकि उनके नाम से चुनाव जीता है, उनके नाम से 306 सीटें मिली हैं, उनकी सोच से जहां कॉन्ट्रडिक्शन हुई, जहां कंपैटिबिलिटी नहीं है, उस मंत्री की स्थान इस मंत्रिमंडल में ना आगे रहेगा ना अब है। इसलिए जो नहीं उनके साथ बैठते थे, उन्होंने भी अपने आप को उस रूप में ढाल लिया है कि हम वही करेंगे जो मोदी जी की फिलॉसफी है, जो मोदी जी की थिंकिंग है, कि वो सुबह 4 बजे से उठ करके रात के 1 बजे तक काम करते हैं। उनकी स्पीड सोचने की बहुत ज्यादा है, काम करने की स्पीड की बहुत ज्यादा है। कांग्रेस के लिए परेशानी सबसे ज्यादा यही होती है, हालांकि कई फॉल्ट निकाल लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस। जब आप 100 परफॉर्मेंस करेंगे, 80 काम ठीक करेंगे, 20 में फेल भी होंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि जितना वो आगे सोचते हैं कांग्रेस, वो पीछे रह जाती है। तो अभी जो मंत्रिमंडल होने वाला है, उसके जितने मर्जी कयास कर लीजिए, होगा वही जो मोदी जी चाहेंगे। दूसरे की मैं बात ही नहीं करता। और आपको सरप्राइज है, क्योंकि मोदी जी की अभी तक एम्फेसिस ये है कि 50 से नीचे के लोगों को एम्फेसिस देना है। जितने मुख्यमंत्री उनके बनाए गए हैं, वो 50 से नीचे के हैं। मंत्रिमंडल में नए लोग आएंगे जो वही होंगे जो उनकी तरह सोचते हैं और उनसे जाके इंस्ट्रक्शन लेके काम करेंगे। सुप्रिया जी, जल्दी से आप अपना 2 लाइन में बोलिएगा, ब्रेक का टाइम हो गया है, क्योंकि गौरव जी उतावले हैं, वो मुझे बताने वाले हैं कौन कौन बन रहा है मंत्री। कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला बताएंगे, बड़े उतावले दिख रहे हैं। हाँ सुप्रिया जी, मैं भी सुनना चाहूंगी। हाँ। मैं 10 सेकंड में एक बात कह देती हूं। अगर प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आज तक तो जरूर देखते हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि एक ट्रोल मंत्रालय आधिकारिक तौर से बना ही दीजिए। जिसके सर पे तलवार लटक रही है, वो छटपटाहट में ट्रोल बन गया आपकी कैबिनेट में। एक ट्रोल मंत्रालय आधिकारिक रूप से बनाइए और जितने आपके एनपीए हैं कैबिनेट में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनको उस ट्रोल मंत्रालय में शिफ्ट कर दीजिए। वो भी काम धाम में लगे रहेंगे। ठीक है, ट्रोल मंत्रालय पर जवाब लूंगी गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया जी, आप उतावले हो रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल रहा है मंत्री पद। देखिए अंजना जी, मैं फिर से कहूंगा, कांग्रेस में ज्योतिरादित्य जी थे तो उनको अपनी प्रतिभा दिखाने की भी अनुमति नहीं थी। ठीक है, यही से चर्चा करेंगे सर। ब्रेक के लिए पीसीआर से बोला जा रहा है। फौरन लौट रहे हैं। जी, जब पार्टी के नेतृत्व करते 2 चीजों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे 2 चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखाश। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को बचा सकते हैं। कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर आए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए, ऑफिशियल जब आए तब भी वेरीफाई कीजिए। ऑफिशियल फोन आपको अगर आ भी जाए तब भी वेरीफाई कीजिए। बहरहाल ये वो संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तमाम मंत्रियों के लिए, लेकिन असल टेस्ट तो उनके लिए अब है। हम आपको दिखा रहे हैं 21 मंत्री हैं जिनके पास 52 मंत्रालय हैं। अलग अलग मंत्री जिनके पास ज्यादा मंत्रालय हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो, 5 कैबिनेट मंत्री जिनके पास 3 मंत्रालय है। क्या कुछ रैशनलाइजेशन हो सकता है, किसको क्या मिल सकता है, इन सब पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। जानकारी आ रही है कि 6 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं और इसी के साथ थर्सडे यानी परसों सुबह 10:30 बजे के आसपास। लेकिन गौरव जी, वो ट्रोल मंत्री कह रही थी कि एक ट्रोल मंत्रालय भी बना लीजिए। गौरव जी का शायद आवाज कट रही है। देखिए, परफॉर्मेंस लिंक्ड अगर सवाल पूछा जाए कि क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा, नहीं होगा, या फिर वही काम आए इनाम पाए, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस होगा। गौरव जी सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूं बिल्कुल। अगर मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, जब ये कहते हैं नए मंत्रालय बना लो तो ट्रोल मंत्रालय की बात करते हैं। सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाले नेता तो राहुल गांधी है भारत में। और अंजना जी, मंत्रालय बढ़ तो जाएं, लेकिन इनको तो जो मंत्रालय है वो भी याद नहीं होते। फिशरीज मिनिस्ट्री, इनको याद ही नहीं हुआ था राहुल गांधी को। अब बढ़ा देंगे तो उनको दिक्कत आएगी, 10-12 साल रटने में लग जाएंगे। लेकिन एक बात कहूंगा, देखिए, नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रालय जब मंत्री शपथ लेंगे और बांटेंगे तो मीडिया जो है, आपको याद है जब यूपीए 2 की सरकार आनी थी तो कुछ तथाकथित पत्रकार बता रहे थे कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा।
और यहाँ पे तो योग्यता के आधार पे मिलता है। वहां पे गांधी परिवार की परिक्रमा कौन ज्यादा कर सकता है, चरण वंदना कौन ज्यादा कर सकता है, इसके आधार पे मिलता है। और जो मंत्रालय होते थे, मुझे याद है टेलीकॉम का मंत्रालय, जो टेलीकॉम की कंपनीज थी वही तय कर रहे थे कि कौन बनेगा। तो मतलब भ्रष्टाचारी कांग्रेस को आज डर तो हो गई, क्योंकि उनकी वसूली बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया। और एक बात जरूर कहूंगा कि युवाओं को पूरी तरह से सम्मिलित किया जाए, महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति और जाति के जो लोग हैं उनको ये, और साथ में एक बात और है अंजन, यूपी पर नजर है। हमारी तो पूरी भारत पे नजर है, तभी तो कांग्रेस का ये हाल कर दिया है। केवल ईमानदारी आगे आएगी, केवल जो काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, वही आगे आएगा। वो नहीं आगे आएंगे कि उपनाम लगाया और एक परिवार से है और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। ओहो, अरे बिल्कुल आइए, क्या हुआ? नमक लेके आइए ना, डायबिटीज कराने वाली। आप सिंधिया जी को अपना रहे हैं, फिर ये उपनाम और ये टाइटल पे कहाँ फंसे हैं? ऐसा मत बोलिए, फंस जाइएगा। नहीं फंसेंगे जी, मेरे को समय देंगी, मैं उत्तर दूंगा। आप तो बाहें खोले हुए हैं सबके लिए कांग्रेस पार्टी से। सचिन पायलट जी आज आ जाएं, आप खुले बाहों से उनका स्वागत कर दीजिएगा, फिर एक विस्तार होगा। जल्दी से सुप्रिया जी, फिर दोनों पे मुस्कुरा रहे हैं, मैं आऊंगी फौरन प्रभु जी और शशि जी। अंजना जी देखिए, इधर उधर की बात ना कर एक मुद्दे की बात करनी जरूरी है। जितना टैलेंट डेफिसिट इस मोदी सरकार में, इससे पहले शायद किसी सरकार में नहीं रहा होगा। और उसके थोड़े से उदाहरण दे देती हूं आपको। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, जब इंपोर्ट डेफिसिट हो गया, जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बड़ी खराब चीज होती है, दिखाता है आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उन्होंने कहा 18 साल में पहली बार इंपोर्ट डेफिसिट हो गया, और उसमें ताबड़तोड़ ट्वीट करने लगे। नहीं समझे कि ये गलत चीज है। निर्मला जी से पूछिए, भैया प्याज के दाम बढ़ गए, वो कहते मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, या आपका सर दर्द है। आप हर्षवर्धन जी से पूछिए, भाई कोरोना काल की क्या तैयारियां हैं, वो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, एंड इट लाइक बेकम, बेंड इट लाइक बेकम की बात करते हैं, डार्क चॉकलेट की बात कर लेते हैं। कृषि मंत्री कहते हैं किसान आ जाए हमसे, कानून को छोड़कर हम सारी बात करेंगे। भगवान जाने उसका क्या मतलब होता है। मुझे ऐसा लगता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बड़ा ही संक्षिप्त में बता देती हूं। प्रभु जी ने बात कही थी कि समन्वय नहीं है, वो कहना नहीं चाह रहे, वो है जी हजूरी, वो है जी साहब जो कहेगा कि रात है दिन में, वही मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक बात में छोटी सी अंजना जी, मैं एक जरूर कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि टेक्नोक्रेट से मोदी जी को परहेज है, चाहे वो उर्जित पटेल हो, अरविंद पानागरिया हो, अरविंद सुब्रमण्यन हो, रघुराम राजन हो, ये सारे टेक्नोक्रेट ये सरकार छोड़ के गए। रतन रॉय हो, ये सब छोड़ के गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि टेक्नोक्रेट से प्रॉब्लम है। मैं फिर से कहूंगी, ट्रोल मंत्रालय जिसके सर पर तलवार लटकी हुई है, वो ट्रोल बना हुआ है, एक ट्रोल मंत्रालय बना दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, इस पूरे प्रोसेस से अगर अभी मैं आपसे 2 मंत्रालयों के नाम पूछूंगी, बता नहीं पाएंगे, बगले झांकने लगेंगे। मेरे कोलीग आपके साथ एक बार पहले ये कर चुके हैं। मैं फिर पूछती हूँ आपसे, के बारे में कुछ ये करने से होगा क्या? अगर ये करने से रोजगार बनेगा, अच्छी बात है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी ना, तो आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, बौखला रहे हैं। जब आप इसको करने से क्या रोजगार बनेगा? इसको करने से क्या इकोनॉमी बनेगी? इसको करने से क्या महिलाएं सुरक्षित होंगी? इसको करने से क्या हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी? ये सब कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ मोदी जी करेगा। अंजना जी, आपने 3 बार, अंजना जी 1 मिनट, कोविड के समय में किस तरह से आर्थिक पैकेज दिया, गरीबों का ध्यान रखा। भाटिया जी पूरा करने दीजिए, अन्य लोगों को भी। अंजना जी, या तो आप बताइए यूपी से कितने, बिहार से कितने, किसी नाम पर मुहर लगाइए, वरना ऑक्सीजन एक्सप्रेस किसने चलाई थी? अंजना जी जो पहुंचा था प्रदेशों में, अंजना जी मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ। आज आपने 3 बार, अंजना जी मुझे बोलने का अधिकार है या ये बीच में बोलेंगे? गौरव जी आप मॉडरेट करेंगी या नहीं करेंगी, ये मैं पूछना चाहती हूँ। बीच में कैसे 10 सेकंड एक बात बोलना चाहती हूँ। वो नमक लेके आई थी और नमक लेके वो लोग आते हैं जो नमक का हक अदा नहीं करते। प्लीज गौरव जी, प्लीज। नमक लग गया क्या? नमक लग गया क्या? मिर्ची लग गई क्या? प्लीज, मैं फिर मिर्ची लग गई क्या? लग रही है। ये भाषा की मर्यादा के परे, प्लीज। मैं इस तरह की बहस नहीं करना चाहती हूँ। नहीं हल्ला बोल में नहीं, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज संयम रखिए वापस, प्लीज। पूरा देश आपको सुन रहा है, इस तरह की भाषा नहीं डिजर्व करते हैं लोग। प्लीज, आपने 3 बार मोदी जी की
आपने तीन बार मोदी जी की आज बाइट सुनाई शो में, उन्होंने सही कहा कि अरे आप ये बताइए सचिन पायलट, वो होता है, सचिन पायलट पे बोलिए सिद्धू, ये तो उन्हीं का लागू होता है, उनसे ज्यादा छपने और दिखने का ऑब्सेशन किसमें है ये बताइए मुझे। छपने और दिखने का ऑब्सेशन किसमें है ये मुझे बता दीजिए। मोदी जी अपनी ही बात करने लगे क्या मोदी जी अपनी बात करने लगे? छपने और दिखने का ऑब्सेशन मोदी जी से ज्यादा किसी को है ही नहीं। छपने और दिखने का ऑब्सेशन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर खास नजर रहेगी। प्रभु जी, इस मंत्रिमंडल विस्तार का वही लक्ष्य दिखता है। एक सेकंड, ठीक है, मैं आ रहा हूं। मेरे को शोर में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है वहां पर। मैं ये बात कहना चाहूँ, जब आप कह रहे हैं कि 24 मंत्रियों की वैकेंसीज है, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, कि 40 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि डिपार्टमेंट बहुत सारे तब बने थे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, नए नए डिपार्टमेंट क्रिएट किए थे उन्होंने। मोदी जी का नारा जो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, क्या कोई इतने सारे मंत्री होने चाहिए इसके ऊपर भी चर्चा की कि इतने होने चाहिए? जरूरी नहीं है। मंत्री जी इस वक्त जो मंत्रिमंडल है सबसे कम है पिछले 10 सालों या 15 सालों के रिकॉर्ड के अंदर जाकर के देखें, और सरकार के चलने पे ना चलने पे कोई असर उसका हुआ नहीं है। जैसे एफिशिएंसी से पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। हम लोगों को जो सरकार जो चाहिए, जो मिनिमम वो सरकार का साइज और मैक्सिमम गवर्नेंस दे सके, वो एम्फेसिस मंत्रालय में होने वाला है। नंबर्स के ऊपर की जात पर, ये उसके ऊपर के मोदी जी अगर 330 पे करके आए हैं, वो जातिकरण के बात पर नहीं आए, उनके नाम से मिले हैं वोट उनको। तो आप मंत्रिमंडल के अंदर सोचें कि वो जात, हम बाद में उसका एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे कौन सी जात से कितने लोग आए, कहाँ से आए, कोई बैकवर्ड है, कोई रिलीजन है, IAS है। कि मोदी जी की सरकार में टेक्नोक्रेट सबसे ज्यादा अभी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक IFS ऑफिसर रिटायर हुआ फॉरेन सेक्रेटरी से, 1 साल के अंदर कैबिनेट लेवल का मंत्री बन गया। तो मोदी जी टेक्नोक्रेट कौन से चाहिए, उनको पता है किस तरह के लोगों को चाहिए। मैं फिर उसी बात पे कहना चाहता हूँ, इस मंत्रिमंडल का विकास होगा चुनाव से पहले यूपी के, सिर्फ ये देखने के लिए कि स्टेट में समन्वय हो रहा है, मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य समन्वय कर रहे हैं कि नहीं है। तो मिनिमम गवर्नमेंट 78 लोग नहीं होने वाले। मेरे के हिसाब से ये है कि आपका कोटा पूरा करना है कि 10% लोग होने चाहिए, 780 मेंबर है 88, उसमें 78 होने चाहिए, ये नहीं होने वाला। नहीं, हम तो बस नंबर दिखा रहे हैं, नंबर दिखा रहे हैं। और जो बम्पर वैकेंसी बनी उसी पर जल्दी से, वक्त की कमी है, शशि जी से कमेंट ले लेते। बम्पर वैकेंसी इसलिए भी हुई कि रामविलास पासवान जी चले गए और इधर हरसिमरत कौर बादल, उधर थावरचंद गहलोत, हरसिमरत कौर चूंकि अलग हो गया अकाली दल, उधर थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया। शशि जी क्या होगा? और कोई एक नाम भी आपको लगता है कंफर्म्ड है? नहीं, कंफर्म कोई नाम नहीं है। एक नाम के अलावा जो आपने लिया, प्रभु जी से का पूर्ण सम्मान करते हुए मैं उसे असहमति व्यक्त करता हूं। जब भी इस पार्टी की पॉलिटिक्स है और दुनिया में जब भी पॉलिटिक्स है तो तबकों का ध्यान रखा जाता है, और काम करने के लिए जो लोग हैं वो काम करते रहेंगे, और उन तबकों का ध्यान रखकर ही, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ 7 स्टेट में चुनाव है अगले साल, मोस्ट क्रूशियल स्टेट गुजरात और उत्तर प्रदेश है, और इसमें उनको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उस पर 2024 की नींव बननी है सारी की सारी। अगर उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हुई तो कहते हैं ना उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखा जाएगा। और हाथ कंगन को आरती क्या, अभी 2-3 दिन में सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल। और योगी जी भी उधर मंत्रिमंडल विस्तार करने वाले हैं, 15 बताया जा रहा है कि वो भी मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। गौरव जी, आपने कुछ बताया नहीं, लेकिन हमें पता है कि शायद आपको कुछ पता भी नहीं है। बहरहाल यही अंजना जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बड़े गर्व की बात है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि गोपनीयता होना बहुत अच्छी बात है। और तभी मैंने कहा, जब तथाकथित पत्रकारों को पता चल जाए कि मनमोहन सिंह क्या करने वाले हैं, तो वो खुद सरकार को सवालिए कटघरे में खड़ा कर देती है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।